ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। राज्यपाल ने कहा, उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे निभाने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी के लिए देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पिछले 34 साल में शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा। नई नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF का भी गठन किया जाएगा। प्रारंभिक साक्षरता और गणित पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम किया जाएगा। पाठ्यक्रमों के शैक्षिक ढांचे में भी बड़े परिवर्तन किए गए हैं और कला तथा विज्ञान के बीच बड़ी विभाजन रेखा नहीं रखी गई है। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा तथा शैक्षणिक और शिक्षणेतर गतिविधियों में भेद को भी समाप्त कर दिया गया है। बोर्ड की परीक्षाओं पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया है और रटकर सीखने के बजाय विद्यार्थियों के ज्ञान के वास्तविक परीक्षण पर जोर दिया गया है। नई नीति के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाय उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का पहला वर्ष आज पूर्ण हो गया। बीते साल आज ही के दिन सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इस 1 साल के दौरान सुश्री अनुसुईया उइके ने अपनी संवेदनशीलता से प्रदेश के लोगों को ये एहसास कराया है कि राजभवन के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। इस मौके पर सुश्री उइके ने आकाशवाणी को दी गई विशेष भेंटवार्ता में इस 1 वर्ष में छत्तीसगढ़ वासियों से मिले प्यार और अपनत्व के लिए कृतज्ञता व्यक्त की है। राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे निभाने के लिए वे हर संभव प्रयास करने के साथ आने वाले समय में और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगी। मेरा जो आज 1 साल हुआ, आप सब लोगों को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो स्नेह मुझे मिला है और जो सम्मान आप लोगों ने भी मुझे दिया, एक आत्मीयता भरा आशीर्वाद भी मुझे दिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना भी देती हूँ। और जो आपकी अपेक्षा है मेरे से, जो विश्वास आपने मुझे किया है, निश्चित रूप से उस विश्वास और अपेक्षा को मैं कभी निराश नहीं होने दूंगी और जो हो सकता है इस प्रदेश के कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए, वो पूरी तरह से मैं प्रयासरत रहूंगी। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल सुश्री उइके के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें फोन कर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी फोन कर राज्यपाल को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक मोहन मरकाम के बंगले से परिजन और स्टाफ के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें श्री मरकाम के भाई और उनकी पत्नी के अलावा भतीजे की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जबकि एक PSO और एक चपरासी भी कोरोना संक्रमित मिला है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं श्री मरकाम के बंगले को सैनिटाइज किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में राजधानी
रायपुर पिछले एक सप्ताह से हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस दौरान रायपुर से ही करीब 1,000 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। उधर कोंडागांव जिले में आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक और दूसरा सीआरपीएफ का जवान है। इधर कबीरधाम जिले में बीती रात 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। इनमें सहसपुर लोहारा से 1 और कवर्धा ब्लॉक से 4 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज होम क्वारेंटाइन थे। वहीं जांजगीर चांपा जिले में मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम रिस्दा में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। जिला प्रशासन ने मरीज को रेलवे अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया है। इस बीच कोरिया जिले के ग्राम तेंदुआ में एक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। ये मरीज अभी हाल ही में इलाहाबाद से लौटा था और उसे होम आइसोलेट किया गया था। वहीं राजनांदगांव जिले में बीती रात 21 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई, जिनमें 14 आईटीबीपी के जवान हैं। अभी तक जिले में 270 से अधिक जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अंबागढ़ चौकी थाने में पदस्थ एक जवान के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद टीआई सहित 34 जवान होम क्वारेंटाइन में चले गए हैं। फिलहाल थाने को सील कर दिया गया है। इसका संचालन चिल्हाटी थाने से किया जाएगा। महासमुंद जिले की 3 और नगरीय निकाय सीमा क्षेत्रों में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले 3 शहरों महासमुंद, बागबाहरा और बसना में 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। अब जिले के 3 और नगरीय निकाय सरायपाली, पिथौरा और तुमगांव सीमा क्षेत्र में 30 जुलाई की मध्यरात्रि से 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। इस तरह अब जिले के सभी 6 नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन 6 अगस्त तक लागू रहेगा। इधर मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इस बीच रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर कल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सभी किराना, मिठाई और राखी की दुकानें खुली रहेंगी। उधर दुर्ग जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसके तहत प्रशासन ने 7 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया है, जिस पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। जिले में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ा दी गई है। पहले हर दिन 100 टेस्ट होते थे, लेकिन अब प्रतिदिन 1100 टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए 30 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की गई है। टेस्टिंग के लिए ट्रू नॉट मशीन लगाई गई है। साथ ही घर घर सर्वे का अभियान भी चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, नगरीय निकाय और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के 200 दल बनाए गए हैं। अब तक 2.5 लाख घरों का सर्वे किया जा चुका है। जिले में फिलहाल 1550 बिस्तरों की सुविधा है। वहीं राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने पदस्थापना मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं, उनका वेतन आहरण और भुगतान पर तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं लॉकडाउन में प्रतिबंध के बावजूद आज शहर में खुली रही 14 दुकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने बिना मास्क लगाकर घर से निकलने वाले 300 से अधिक लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। इधर बालोद में जिला प्रशासन ने रक्षाबंधन त्योहार के मद्देनजर कल और परसों जिले की सभी दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान दुकानदारों और ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य करने के साथ ही दुकानों में 5 से अधिक ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर मिली है कि दंतेवाड़ा में कल और परसों यानी 30 और 31 जुलाई को दुकानें खोली जाएंगी। कलेक्टर दीपक सोनी ने आदेश जारी किया है कि दंतेवाड़ा में 1 से 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
प्रदेश में ईद के दिन कुर्बानी की छूट नहीं होगी। समाचार पत्रों में प्रसारित ईद के दिन कुर्बानी के लिए छूट की खबर को रायपुर जिला प्रशासन ने भ्रामक बताया है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। किसी भी तरह का पास जिला प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। शासन के आदेश के तहत निर्धारित समयावधि में ही सीमित गतिविधियां मान्य होंगी। निर्धारित समयावधि में जो लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे उन्हें अपने साथ निर्धारित पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपने पत्र में लॉकडाउन के चलते नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार सादगी से मनाए जाने की अपील की गई है। वक्फ बोर्ड के पत्र में किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम होने के उल्लेख नहीं है। ईदगाहों में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं फजर के तुरंत बाद ईद उल अजहा अदा कर ली जाएगी। बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईद मिलन के कार्यक्रम नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करना होगा। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी अपील प्रदेश की सभी मस्जिदों, ईदगाह और मदरसों के लिए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज सब परिवार चंदखुरी पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली तथा समृद्धि की कामना की। उन्होंने मंदिर के सौंदर्यीकरण और परिसर के विकास के लिए तैयार परियोजना की विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के दौरान मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। भगवान राम ने वनवास के दौरान बहुत सा समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भगवान राम के वनगमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित कर रही है ताकि इन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल सके। श्री बघेल ने कहा कि चंदखुरी में 15 करोड़ रूपये की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाएगा। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने कल 977 मिलियन यूनिट से अधिक का उच्चतम उत्पादन कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। एनटीपीसी के कुल उत्पादन में उसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों से उत्पन्न विद्युत उत्पादन भी शामिल है। एनटीपीसी के 5 पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के लारा, कोरबा और सीपत, ओडिशा के तालचेर, कनिहा तथा हिमाचल प्रदेश के कोलडैम हाइड्रो ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए 100% प्लांट लोड फैक्टर पीएलएफ हासिल किया है। एनटीपीसी का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले साल 12 मार्च को 935 मिलियन यूनिट से अधिक था। गौरतलब है कि 62,910 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी समूह के साथ 70 पावर स्टेशन हैं, जिनमें से 24 कोयला आधारित, 7 संयुक्त चक्रीय गैस तरल ईंधन, 1 हाइड्रो, 13 नवीकरण ऊर्जा और 25 सहायक तथा संयुक्त उपक्रम पावर स्टेशन हैं। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बासागुड़ा थाना क्षेत्र से जिला पुलिस बल और डीआरजी की टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान आउटपल्ली के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई गोलीबारी में डीआरजी के एक जवान लक्ष्मण बेड़जा के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल जवान को घटनास्थल से सुरक्षित निकाल लिया गया है। मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के एक दल ने कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में रक्तदान किया। रायपुर बटालियन के सीआरपीएफ दल में शामिल सीआरपीएफ के जवानों ने स्वेच्छा से एम्स के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान की इच्छा जाहिर की। इस पर ब्लड बैंक के डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक एहतियात बरतते हुए बारी बारी से दल में शामिल जवानों का रक्तदान करवाया। ब्लड बैंक के डॉक्टर रमेश चंद्राकर ने बताया कि ब्लड बैंक की ओर से रक्तदान करने वाले सभी जवानों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और एम्स में रक्तदान पर मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विदर्भ से दक्षिण तटीय आंध्रप्रदेश तक तेलंगाना होते हुए एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके अलावा एक चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश और उसके आसपास बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी है।
इस बीच जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण क्षेत्र के ग्राम सलखन में खेत में काम कर रहे एक किसान की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत वेंकट नगर निगौरा स्टेशन के बीच स्थित खेर खोड़री फाटक को सुरक्षागत कारणों से आगामी 1 अगस्त से सड़क यातायात के लिए स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों में करीब 3,500 चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है। वहीं बाकी बचे चबूतरों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्र के तहत कार्यरत शिक्षकों का जुलाई महीने का वेतन जारी कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय का पत्र सभी संबंधित बैंकों को प्रेषित कर दिया गया है। और महासमुंद पुलिस ने कोमाखान थाना क्षेत्र के टेमरी नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान 6 लाख रूपये कीमत के 130 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण। राज्यपाल ने कहा उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उसे निभाने के लिए वे हर संभव प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि चंदखुरी में जल्द ही मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी का 1 जवान घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।